से परे ऐसी कई दुनिया है जहां हमारी तरह ही इंसान रहते हैं और हम सब जाने अनजाने तरीकों से उन लोगों से जुड़े हुए हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक दुनिया की है, पाताल लोक की, जो शुरू होती है आज से 100 साल पहले, जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, काल लोक और विश्वलोक। काल लोक जहां पाताल लोक की सबसे काली शक्तियां रहती हैं। यहाँ के लोग कुछ कुछ पुराने जमाने के असुरों की तरह हैं, जिनके पास कई जादुई ताकतें हैं, जिनकी वजह से वो अक्सर विश्वलोक से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। दूसरा है विश्वलोक, जहां वे लोग रहते हैं जिनकी ताकत काल लोक के लोगों की मौत से बढ़ती है। काल लोक के एक राक्षस को मारने से उनकी उम्र 10 साल बढ़ जाती है। इसी वजह से काल लोक और विश्वलोक के लोगों के बीच हमेशा एक कभी ना खत्म होने वाली जंग चलती रहती है और इस जंग में अक्सर विश्वलोक के लोग ही मारे जाते हैं। लेकिन विश्वलोक का राजा हस्तर अपने लोगों की मौत से पूरी तरह अनजान थे, क्योंकि इन सब बातों के बारे में बताने की हिम्मत ना ही उसके रक्षा मंत्री और ना उसके महामंत्री में थी। लेकिन सच को आखिर कभी ना कभी तो सामने आना ही था, और ऐसा ही हुआ भी। एक बार राजा हस्तर अपने राज्य की सरहदों का जायजा लेने पहुंचा, और जब वहां के लोगों से उसने बात की तो उन लोगों ने उसे सब सच बता दिया। उनके हजारों सैनिक काल लोक के लोगों के हाथों मारे जा चुके थे। ये सुनकर राजा हस्तर गुस्से से पागल हो गया और उसने फौरन अपने एक सिपाही को आदेश दिया कि राज्य के सभी मंत्रियों और फौज के अधिकारियों को खबर दे कि राजा उनसे मिलना चाहते हैं। राजा नहीं चाहता था कि अब उनके और लोगों की जान जाए। खबर मिलते ही सभी अधिकारी और मंत्री राजा के महल में पहुंच गए। उन्हें ये डर सता रहा था कि राजा क्या फैसला लेने वाला है। हर कोई राजा के आने का इंतजार बेसब्री से कर रहा था और मन ही मन सोच रहे थे कि क्या होने वाला है। क्या महाराज कोई अच्छी खबर सुनाने वाले हैं? राजा ने इतनी जल्दबाजी में हम सबको क्यों बुलाया? तभी दरवाजे पर खड़े सिपाही ने जोर से आवाज लगाई, सावधान, राजा हस्तर सभा में आ रहे हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स खामोश हो गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। राजा के आते ही सभी सर झुकाकर खड़े हो गए। लेकिन उस दिन राजा ने हमेशा की तरह किसी को भी बैठने का इशारा नहीं किया और सबको नजरअंदाज करते सीधा जाकर अपनी गद्दी पर बैठ गया। महामंत्री, राजा हस्तर ने महामंत्री को देखते हुए गुस्से में कहा। जी महाराज, महामंत्री ने घबराते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि राज्य से जुड़ी हर एक बात मुझे वक्त पर बताई जाती है? हस्तर की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। वो महामंत्री आगे कुछ और कह पाता उससे पहले ही उसकी बात बीच में काटते हुए हस्तर ने कहा, वो क्या, ख्याल रहे जो भी कहना सच कहना। राजा की आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वो महाराज, मैं आपको सब सच बताने ही वाला था। महामंत्री ने हकलाते हुए कहा। बताने ही वाले थे का क्या मतलब है, और कब बताने वाले थे? तुम अच्छी तरह जानते थे कि काल लोक के राक्षसों की ताकत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और वो हमारे सिपाहियों को मारते जा रहे हैं। फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे थे महामंत्री? तभी विश्वलोक का सेनापति त्रिकाण, जो कि राजा का छोटा भाई भी था, उठा और उसने आगे आकर कहा, महाराज, हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले हमें लग रहा था कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं
और हमारे सिपाहियों ने पूरी कोशिश भी की, लेकिन त्रिकाण की बात बीच में ही काटते हुए अस्तर ने गुस्से में कहा, लेकिन क्या तुम हमारे सिपाहियों के मारे जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ देर खामोश रहकर अस्तर ने वहां मौजूद हर शख्स को एक नजर देखा और फिर कहा, त्रिकाण, तुम्हारी ये लापरवाही माफी के लायक नहीं है। अस्तर बहुत ज्यादा गुस्से में था। त्रिकाण, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी ये गलती हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। तुमने हमारे राज्य के सभी लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। अस्तर ने चीखते हुए कहा। कुछ देर तक त्रिकाण को घूरने के बाद अस्तर ने फिर कहा, सेनापति त्रिकाण की लापरवाही के लिए उन्हें उनके पद से हटाया जाता है और अगले आदेश तक उन्हें राज्य से बाहर जाकर रहना होगा। ये बात सुनते ही पूरे महल में तरह तरह की बातें होने लगी। राजा की बात सुनकर सभी सन्न रह गए थे। वहां मौजूद सिपाही आपस में बातें करने लगे। राजा ने सिपाही को हटा क्यों दिया? आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है भाई? राजा अपने भाइयों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब सेना की कमान कौन संभालेगा? ये सब देखकर राजा अस्तर ने फिर गुस्से में कहा, अगर किसी को भी मेरे इस फैसले से कोई ऐतराज है तो वो भी सेनापति त्रिकाण के साथ इस राज्य को छोड़कर जा सकता है। ये सुनकर अचानक वहां का शोर गहरी खामोशी में बदल गया और सभी ने सिर झुका लिया और त्रिकाण गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। आज से हमारी सेना की जिम्मेदारी मंत्री दुसान को दी जाती है, जो एक अच्छे योद्धा भी हैं। दुसान, अगर तुम्हें मेरा यह फैसला मंजूर ना हो तो तुम अभी मना कर सकते हो। बाद में मैं किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अस्तर ने दुसान की तरफ देखते हुए कहा। दुसान कोई और नहीं बल्कि राजा अस्तर का ही छोटा भाई था, जिसकी नजर हमेशा से अस्तर की गद्दी पर थी और वो हमेशा इसी सोच में डूबा रहता था कि वो किस तरह राजा बन सकता है। दरबार में मौजूद हर शख्स दुसान को ही देख रहा था और तभी वो उठकर खड़ा हो जाता है। मुझे महाराज का फैसला मंजूर है। आपके इस फैसले से मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया है और मैं इसके लिए आपका एहसानमंद हूं महाराज। दुसान ने सिर झुकाते हुए कहा। वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी उम्मीद पर खरे उतरोगे और हमारे राज्य में होने वाली हर एक छोटी से छोटी घटना की खबर मुझे वक्त पर मिलती रहेगी। साथ ही तुम्हें यह भी तय करना होगा कि अब हमारे सिपाहियों की जान ना जाए। राजा ने आदेश देने के लहजे में कहा। एक गहरी सांस लेते हुए अस्तर ने आगे कहा, मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि अब तक हमारे हजारों सिपाहियों की जान काल लोक के राक्षसों के हाथों जा चुकी है और कहीं ना कहीं मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ। इस राज्य का राजा होने के नाते अपनी प्रजा और सेना का ख्याल रखना मेरा काम है। हमारे सिपाही हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इन लोगों की वजह से ही ये राज्य है। हम सिपाहियों को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ नए सेनापति होने के नाते तुम इन हालात को ठीक से समझो और एक ऐसी रणनीति बनाओ जिससे हम उन राक्षसों का डटकर मुकाबला कर सकें। दुसान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, महाराज, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की ताकत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और हमारे सिपाही पूरी कोशिश करने के बाद भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। काल लोक के राजा विनासुर हर दिन अपने राक्षसों की ताकत को
बढ़ाते जा रहे हैं और हम उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ देर खामोश रहकर दुसान ने कहा, लेकिन आप फिक्र ना करें महाराज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आगे हमारे सिपाहियों की जान ना जाए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा महाराज। ठीक है, तुम अपनी रणनीति बनाओ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तुम कितने कामयाब होते हो। इतना कहकर राजा हस्तर ने सबको जाने का इशारा किया। सभी अपने काम में मशगूल हो गए। रात का वक्त था और राजा हस्तर अपने महल के पीछे एक खुली जगह पर खड़ा था, जहां से आसमान साफ नजर आ रहा था। हस्तर आसमान की तरफ देखते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। दूसरी तरफ एक तांत्रिक, जिसका चेहरा पूरी तरह काला और आंखें लाल थीं, जिसकी जटा उसकी पीठ पर झूल रही थी, एक सुनसान इलाके में अपने बदन पर राख लपेटे आग जलाकर अपनी तपस्या में लीन था। तभी अचानक उसे कुछ एहसास होता है और वो अपना सामान उठाकर एक दिशा में आगे बढ़ जाता है। वो कहीं और नहीं बल्कि राजा हस्तर के महल की तरफ जा रहा था। महल के पहरेदार उसे पहचानते थे, इसलिए किसी ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। तांत्रिक सीधा महल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां हस्तर मौजूद था। उसने देखा कि राजा परेशान है, चुपचाप आसमान को देखे जा रहे हैं और वो उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। अचानक तांत्रिक को अपने करीब खड़ा देखकर हस्तर चौंक जाता है। भैरव, तुम यहाँ? आप नहीं तो याद किया महाराज। एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ भैरव ने जवाब दिया, लेकिन हस्तर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर से आसमान को घूरने लगता है। तब भैरव उसके और करीब जाकर पूछता है, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई बहुत बड़ी बात है? और इस मुश्किल वक्त में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या नहीं है मेरे पास भैरव? सब कुछ तो है। इतना बड़ा राज्य, मेरे आदेश का पालन करने वाले नौकर, सिपाही, योद्धा, मंत्री हैं। फिर भी मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। राजा की आंखों में मायूसी साफ नजर आ रही थी। आप इतने मायूस क्यों हैं महाराज? आपने ठीक ही तो कहा, आपके पास सब कुछ तो है। भैरव ने राजा को दिलासा देने की कोशिश की। सही कहा तुमने, सब कुछ तो है, लेकिन वो नहीं है जिसकी एक राजा को चाह होती है। राजा हस्तर ने सर झुकाते हुए कहा, महाराज, आखिर इस राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धा को और क्या चाहिए? भैरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, एक उत्तराधिकारी जो मुझसे भी ज्यादा पराक्रमी हो, जो पाताल लोक का सबसे अच्छा योद्धा बन सके, जो हमारे इस विश्वलोक के हर एक नागरिक को सुरक्षित रख सके, जिसके होने से यहाँ के लोग चैन की सांस ले सकें, जो काल लोक के राक्षसों का डटकर मुकाबला कर सके और उन्हें खत्म कर सके। ये सब कहते कहते राजा की आंखें उम्मीद से चमक उठी थीं। मुझे एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए भैरव, जो ना सिर्फ मेरा पुत्र हो, बल्कि इस विश्वलोक को एक नई दिशा दे सके। हस्तर ने आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन महाराज, आपके 12 पुत्र हैं और 7 भाई हैं। आप उनमें से किसी एक को पराक्रमी योद्धा क्यों नहीं बनाते? भैरव ने हस्तर को हिम्मत देते हुए कहा, भाई, वो तो बस नाम के हैं। क्या तुम नहीं जानते
कि उनके दिल में क्या है। उनमें से कोई भी इस राज्य की भलाई के बारे में नहीं सोचता। उन्हें तो बस मेरी गद्दी चाहिए ताकि वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन आपके बेटे भी तो हैं। आप उनमें से किसी एक को चुनकर उसे इस राज्य की जिम्मेदारी दे सकते हैं। अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी जरूर समझेंगे। भैरव ने हस्तर को समझाने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर हस्तर ने हंसते हुए कहा, मेरे बेटे, उनके बारे में तो मैं क्या कहूं। वो तो बिल्कुल ही निकम्मे हैं। उन्हें इस राज्य की क्या, मेरी कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो बस इस बात का घमंड है कि वो राजा के बेटे हैं और हर वक्त अय्याशी में लगे रहते हैं। राजा की हंसी उदासी में बदल गई थी। मेरे बेटे और भाइयों की हरकतों से पूरा राज्य वाकिफ है और मैं ऐसे लापरवाह लोगों के हाथों में इस राज्य को नहीं छोड़ सकता। मैं विश्वलोक को खतरे में नहीं डाल सकता भैरव। आखिर ये जनता मेरे बच्चों की तरह ही है। हस्तर के कंधे झुके हुए थे। तभी भैरव के बदन में एक सरसराहट सी हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके दिमाग में 10 सेकंड के लिए एक कहानी सी कौंध गई और अचानक ही उसके मुंह से एक नाम निकला, विराजक। वो आंखें बंद किए ही बड़बड़ाने लगता है, वो आएगा, वो आएगा, वो जरूर आएगा। तेरा उत्तराधिकारी बनकर आएगा। वो भले ही किसी और औरत के गर्भ में पले, लेकिन उसका आना तय है उसका आना, और वो वही बनेगा जो तू चाहता है। राजा हस्तर हैरानी से भैरव की बातें सुन रहा था। अचानक से ये सब सुनकर वो कुछ परेशान सा हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भैरव क्या कहना चाहता है और ये सब कैसे होगा। हस्तर ने भैरव के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, भैरव, ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भैरव ने आंखें खोली और उसका पूरा बदन पसीने में भीगा हुआ था। भाई लोगों, पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।